नमस्कार दोस्तों, आजकल के कुछ मीडिया वाले बिक चुके हैं। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि पहले के जो अखबार थे वो देश को आजाद कराने के लिए काम करते थे और आजकल के कुछ मीडिया वाले देश को गुमराह करने के लिए काम कर रहे हैं। पहले के अखबार जनता को उसके हक दिलाने के लिए काम करते थे और आजकल के कुछ मीडिया वाले जनता को गुमराह करने के लिए काम कर रहे हैं। पहले के अखबार सरकार के गलतियों को जनता के सामने लाते थे और आजकल के कुछ मीडिया वाले सरकार के गलतियों को छुपाने का काम करते हैं। पहले के अखबार सरकार को उसकी गलतियों को दिखाने का काम करते थे और आजकल के अखबार सरकार के गलतियों को भी सही साबित करने का प्रयास करते हैं। पहले के अखबार जनता के हक के लिए लड़ते थे और आजकल के कुछ मीडिया वाले जनता के हक छीनने पर तुले हुए हैं। पहले के अखबार एक तरफा बात नहीं करता था और आजकल के कुछ मीडिया वाले किसी एक सरकार की अच्छाई को सिर्फ बताने का काम करते हैं और उसकी गलतियों को छुपाने का काम करते हैं। एक पार्टी के सिर्फ अच्छाइयां गिनाया जाता है और दूसरी पार्टी का सिर्फ बुराइयां गिनाया जाता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानने वाले हैं कि आखिर गोदी मीडिया कहते किसे हैं। आखिर हम कैसे पहचाने कि कौन गोदी मीडिया है और कौन से मीडिया देश के लिए काम करता है। इसे जानने से पहले सबसे पहले हम उस समय चलते हैं जिस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, जिस समय भारत में सबसे पहला अखबार आया था। भारत में समाचार पत्र की शुरुआत जेम्स ऑगस्टस हिकी ने किए थे। इन्होंने 1780 में हिकीज बंगाल गजट नामक अखबार कोलकाता से प्रकाशित किए। वहीं यह भारत का पहला प्रिंटेड अखबार था जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1782 में बंद करवा दिया। इसी तरह भारत में कई सारे अखबारों को बंद करवा दिया गया था। इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि आखिर अंग्रेजों ने किन किन अखबारों को बंद करवा दिया और आखिर क्यों बंद करवाया। हिकीज बंगाल गजट के बाद कई सारे समाचार पत्र प्रकाशित हुए। बॉम्बे हेराल्ड 1789 में, मद्रास कुरियर 1785 में और भारतीयों द्वारा निकाला गया पहला समाचार पत्र जिसका नाम समाचार दर्पण था, जिसे 1818 में प्रकाशित किया गया। जब 1780 में हिकीज बंगाल गजट शुरू किया गया तब इसका मेन उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों, व्यापारियों और भारत में बसे सभी यूरोपियन को खबरें और विज्ञापन प्रदान करना और बाद में भारतीय समाज में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए समाचार पत्रों का प्रयोग किया जाने लगा। ये जो अखबार थे वह ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना करने लगे, इनकी गलतियां लोगों तक पहुंचाने लगे, व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो अखबार थे वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देना शुरू कर दिए, सरकार की आलोचना करना शुरू कर दिए, सरकार जो गलती करते थे उसे लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिए, सरकार से तीखे सवाल पूछना शुरू कर दिए। 19वीं और 20वीं सदी में जो समाचार पत्र थे वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य साधन बन गए थे। राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने अपनी समाचार पत्रों जैसे केसरी, यंग इंडिया, अमृत बाजार पत्रिका, इन सभी के जरिए भारतीय जनता में राष्ट्र की एकता को जागरूक किया। इन सभी के जरिए भारत के जनता में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया गया। जो अंग्रेज थे वो परेशान होकर बहुत सारे अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिए। जो अंग्रेज थे वो ये सोचने लगे कि लोगों को उनका अधिकार पता लगने लगा, लोगों को इन अखबारों के जरिए हमारी गलतियां पता चलने लगी। इन सभी के डर से उन्होंने अखबारों को बंद करना शुरू कर दी। हिकीज बंगाल गजट की स्थापना 1780 में हुआ। इसकी संस्थापक जेम्स ऑगस्टस हिकी थे, लेकिन क्या हुआ 1782 में अंग्रेजों द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और हिकी को जेल भेज दिया गया क्योंकि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और ब्रिटिश अधिकारियों की आलोचना करते, उनकी गलतियों को ये जो अखबार थे लोगों के सामने लाते थे। मीरात उल अखबार जो 1822 में आया था, इसके संस्थापक राजा राममोहन राय थे, जिसे 1823 में सरकार ने प्रेस अधिनियम लागू करके इसे बंद करवा दिया गया क्योंकि ये भी ब्रिटिश सरकार के खराब नीतियों की आलोचना करते थे और स्वतंत्र विचारों का प्रसार करते थे। केसरी और मराठा अखबार 1781 में प्रकाशित हुए और इसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे, लेकिन इसे भी अंग्रेजों ने
1897 में बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया गया और अखबार पर कड़ा नियंत्रण लगाया गया। आखिर क्यों लगाया गया? क्योंकि ये ब्रिटिश विरोधी लेख लिखते थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में साथ देते थे, भारत को आजाद कराने के लिए काम करते थे, सरकार के गलतियों को इस अखबार में छापते थे। यंग इंडिया और हरिजन अखबार, इसके संस्थापक महात्मा गांधी थे। इसे भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन को बढ़ावा देने के कारण इस पर कई बार प्रतिबंध लगाया गया, विशेषकर 1930 के नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन। अमृत बाजार पत्रिका, इसे 1868 में प्रकाशित किया गया। इसे 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसके बाद इसे अंग्रेजी में प्रकाशित करना पड़ा। आखिर इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? क्योंकि ये भी ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते थे, लोगों को इनकी सच्चाई बताने का काम करते थे, स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों का साथ देते थे। क्या आपको पता है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के गलतियों को कोई भी अखबार में छाप ना सके, इसके लिए उन्होंने प्रेस पर कौन कौन से कानून लगाए? आपको नहीं पता? चलो आज जानते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों को सेंसर करने के लिए लाया गया। इंडिया प्रेस एक्ट 1910, इसमें क्या था कि जितने भी अखबार थे जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने अखबार में छापते थे, ब्रिटिश सरकार के गलत नीतियों को, गलत कामों को अपने अखबार में छापते थे, इसके तहत उन अखबारों पर प्रतिबंध लगाया गया। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। इसमें क्या था कि प्रेस पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया, प्रेस की आजादी पूरी तरह से खत्म कर दी गई। सरकार जो चाहते थे वही अखबारों में छपता था और जो भी अखबार सरकार के खिलाफ जाता था उस पर कड़ी कार्रवाई किया जाता था। ब्रिटिश सरकार ने ऐसे दर्जनों समाचार पत्रों को बंद करवाया क्योंकि वे सारे स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दे रहे थे। इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं माना। इसके बावजूद भी भारतीय पत्रकारों और संपादकों ने संघर्ष जारी रखा और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ते रहे, क्योंकि भारतीय संपादक और पत्रकार ये सोचते थे कि अगर अंग्रेज हम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देंगे तो जनता को मैं उसका हक नहीं दिला पाऊंगा, भारत को आजाद नहीं करवा पाऊंगा। क्योंकि वे ये सोचते थे कि अगर ब्रिटिश सरकार ने हम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, ब्रिटिश सरकार ने हम पर कंट्रोल रखा, तो हम जनता को उसके हक नहीं दिला पाएंगे, जनता को सरकार की गलतियां नहीं बता सकेंगे और सरकार अपनी मनमानी करता रहेगा। जनता को ये लगने लगेगा कि सरकार सब कुछ ठीक कर रहे हैं, जनता को ये लगता रहेगा कि सरकार हमारे लिए जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। क्या आपको पता है गोदी मीडिया कहते किसे हैं? नहीं पता? चलो हम जानते हैं कि आखिर गोदी मीडिया कहते किसे हैं। देखो, गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल भारतीय मीडिया के एक खास वर्ग की आलोचना करने के लिए किया जाता है। देखो, गोदी का मतलब होता है गोद में बैठा हुआ, और इसका मतलब होता है कि कुछ मीडिया हाउस सरकार या सत्ताधारी के बहुत करीब है और उनकी आलोचना करने की बजाय, उनकी गलतियों को लोगों के सामने लाने की बजाय उनकी गलतियों को छुपाया जाता है, उनके बुरे काम को छुपाया जाता है और अच्छे काम को जनता के सामने लाया जाता है। उनका विरोध करने की बजाय और उनका समर्थन करते हैं। सरकार के पक्ष में खबरें दिखाना और विपक्ष पर कड़े हमले करना, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी गंभीर मुद्दों की बजाय बेकार के विवादित विषयों पर चर्चा करना, जैसे हिंदू मुस्लिम, बॉलीवुड, गॉसिप, बाकी काम छोड़कर इन सब पर ध्यान देना। देखो, लोकतंत्र में मीडिया का क्या काम होता है? सवाल पूछना। लेकिन जो गोदी मीडिया होते हैं वो सरकार से सवाल पूछने से बचते हैं। देश के जनता हमेशा ये आरोप लगाते आ रहे हैं मीडिया पर कि वे सरकार के गलत कामों को छुपा रहे हैं और अच्छे कामों को लोगों के सामने ला रहे हैं। सरकार के हर काम को बिना जांचे सही ठहराते हैं और जो इसकी आलोचना करते हैं वो ये मीडिया वाले उसे देशद्रोही बताते हैं। देखो, भारत में कई सारे स्वतंत्र पत्रकार हैं और मीडिया संस्थान हैं जो सीधा सरकार और अन्य शक्तिशाली संस्थाओं से सवाल पूछते हैं, सरकार को उनकी गलतियों को बताने का काम करते हैं। लेकिन वहीं कुछ बड़े मीडिया हाउस पर ये आरोप लगते हैं कि वे केवल सरकार के पक्ष में बोलते हैं,
जनता से उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। देखो, जो निष्पक्ष पत्रकार होते हैं वे सरकार की तारीफ भी करते हैं और उनकी बुराइयों को दिखाते भी हैं। आखिर हम कैसे पहचाने कि कौन असली पत्रकारिता है और कौन गोदी मीडिया? देखो, असली पत्रकारिता उसे कहते हैं जो बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक उपलब्धियां और सरकार के हर नीतियों पर प्रभावशीलता से बात करता है। और गोदी मीडिया वो होते हैं जो सांप्रदायिक विवाद, बॉलीवुड गॉसिप, धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद, फर्जी राष्ट्रवाद और बेवजह की फालतू की उत्तेजक खबरें दिखाता है। असली पत्रकारिता वो होता है जो सरकार के अच्छे फैसलों की तारीफ करता है और गलत फैसलों का विरोध करता है और उस पर सवाल उठाता है। विपक्ष की आलोचना तथ्यों के आधार पर करता है। वहीं गोदी मीडिया का काम होता है सरकार की हर नीति को अच्छा बताना। चाहे सरकार कितना भी बुरा काम कर ले, लेकिन उसे सही ठहराता है और विपक्ष को हमेशा गलत बताता है। किसी एक पक्ष में हमेशा झुकाव रहता है। असली मीडिया वो होते हैं जो भाषा संतुलित, तथ्यपूर्ण और तर्कसंगत होते हैं। उसकी हेडलाइन सनसनीखेज नहीं होती। देशद्रोही, गद्दार, टुकड़े टुकड़े, गैंग, इन सभी भाषा का ज्यादातर इस्तेमाल करता है। अच्छा मीडिया वो होता है जो सभी दलों, समुदायों और वर्गों के प्रति समान व्यवहार करता है, जनता के असली मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। वहीं गोदी मीडिया किसी एक नेता या किसी एक पार्टी का साथ देता है, उसके पक्ष में बात करता है और दूसरे नेता के छवि खराब करने में लगा रहता है, दूसरे व्यक्ति के छवि खराब करने में लगा रहता है। निष्पक्षता की जगह एक तरफा रिपोर्टिंग करता है। एक सच्चा मीडिया हमेशा सवाल पूछने के लिए तैयार रहता है, तथ्यों के आधार पर राय बनाने में मदद करता है। लेकिन वहीं एक गोदी मीडिया दर्शकों के भावनाओं को भड़काने का काम करता है, गुस्सा, डर, घृणा और अंधभक्ति को बढ़ावा देता है। देखो, मैं सभी मीडिया वालों से यही कहना चाहूंगा कि आप अच्छी खबरें छापो, लोगों के लिए छापो, सरकार से सवाल पूछो, सरकार जो गलती करते हैं उसे लोगों के सामने लाओ। क्या सच्चाई है वो लोगों को बताओ। क्या सरकार गलत कर रहे हैं, क्या सरकार बुरा कर रहे हैं, वो सभी जनता के सामने लाओ। देखो, आजकल मीडिया पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। क्यों? इन्हीं सब की वजह से। आजकल के मीडिया ये दिखाने का काम करते हैं कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन खा रहा है, कौन पहन रहा है, कितना महंगा पहना हुआ है। अरे जनता को इससे क्या मतलब? मेन मुद्दों पर बात करो ना। बेरोजगारी, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, इन सब पे बात करो ना। लेकिन आप तो करोगे नहीं, क्योंकि आप तो बिक चुके हो। देखो, बहुत सारे ऐसे मीडिया वाले हैं जिन पर लोग भरोसा करते हैं, आप पर भी लोग भरोसा करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। और हाँ, लाइक, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूले। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ।